हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है आपका सेट नंबर फर्स्ट। कौन सा सेट है भाई? तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं एसएससी सीजीएल के। अब आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक बात पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जानना ये ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम का जो लेवल है वो क्या लेवल होने वाला है। तो सबसे पहली बात कि सीजीएल का जो लेवल है, सीजीएल प्री की मैं बात कर रहा हूँ, टीयर 1 की, इसका लेवल और सीएचएसएल का लेवल, सीएचएसएल का जो लेवल है वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही लेवल होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीजीएल प्री में ये प्री और मेंस दो एग्ज़ाम्स होते हैं और सीएचएसएल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सीजीएल का प्री जो होता है अगर सीएचएसएल से ज़्यादा टफ है, तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीएचएसएल में एक ही एग्ज़ाम होता है और उसमें सारे लोग बैठते हैं, ग्रेजुएट लेवल के हों चाहे जिस भी लेवल के हों, वो सारे लोग इसमें बैठते हैं। ठीक है, तो आपको ये अज्यूम करके नहीं चलना है कि सीएचएसएल जो है वो इससे छोटी जॉब है तो इसमें इजी वाले क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। इजी तो पूछे जाते हैं, हालांकि सीजीएल का प्री हो और फिर सीएचएसएल का एक सिंगल एग्जाम हो, दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब सीजीएल मेंस की बात अगर करें तो इस बार तो आपका काफ़ी टफ होने वाला है। इसके पीछे का लॉजिक आप लोग समझना। लॉजिक ये है कि सीजीएल का जो मेंस होने वाला है ये इसलिए टफ होगा क्योंकि पहले 200 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इसमें से अगर आप नहीं भी पढ़कर जाते तो 50% यानी कि 100 मार्क्स आप आसानी से ला सकते थे। और ऑलमोस्ट जितने लोग बैठते थे इस मेंस के एग्ज़ाम में, अगर वो प्री क्वालिफाई किए तो ऑब्वियस सी बात है 100 प्लस ही लाते थे। तो 100 क्वेश्चंस जो रहता था इसमें 200 में से, ये 100 क्वेश्चंस होते थे बहुत ईजी लेवल के। ठीक है, और उस 100 में भी 50 क्वेश्चंस होते थे मॉडरेट और 50 होते थे आपके बहुत ज़्यादा टफ लेवल के। तो इस तरीके से आप स्कोर कर लेते थे मॉडरेट वाले क्वेश्चन में, इजी वाले क्वेश्चन में, है ना। लेकिन इस बार क्या कर दिया है कि 200 क्वेश्चन के बदले सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चंस कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 45 क्वेश्चंस जो है मेंस लेवल वाला, ये बहुत आसान नहीं रहने वाला है। आपको ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा, इतना तो आप समझ लो। मतलब इन डेप्थ में पूछेगा। वो इजी लेवल वाला जो हुआ करता था 200 में 100 क्वेश्चंस, उसको वो बिल्कुल ही हटा देगा। अब इस 45 क्वेश्चंस में एक ही चीज़ जो मैं जहाँ तक एनालिसिस कर पा रहा हूँ, 45 क्वेश्चंस में आपके मिनिमम 15 क्वेश्चंस होंगे पैसेज से, है ना। कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है आपका पैसेज वाला जो सॉल्व करते हो क्वेश्चन, उससे ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें साफ साफ मेंशन है कि मिनिमम 3 आपसे पैसेज को पूछा जाएगा, 3 पूछा जाएगा, तो ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा। और बाकी जितने सारे हैं, जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसमें वोकैब के क्वेश्चंस होंगे और ग्रामर से रिलेटेड कॉमन एरर के क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, है ना। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टफ लेवल का होगा, इतना तो आप मान करके चलो। समझ रहे हो बात को, इसके पीछे का लॉजिक? क्योंकि 200 क्वेश्चन होता था इसमें भाई, इजी लेवल के क्वेश्चन तो हर कोई कर लेते थे, लेकिन इसमें भी अगर 45 में 45 ईजी कर दे तो हर स्टूडेंट आपको पता चलेगा कि क्वालिफाई कर लिया, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि 45 क्वेश्चंस आपके थोड़े से टफ लेवल के होने वाले हैं, इतना मानकर चलना। लेकिन जहाँ तक प्री का सवाल है, टीयर 1 का सवाल है, ये सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, इतना तो आपको मानकर चलना है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सीजीएल के प्री देने जा रहे हो, है ना, 3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम है, 3 महीने भी मुश्किल से नहीं है। अगर सीजीएल के प्री देने जा रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर, मतलब जस्ट इसके पहले वाले ईयर का 2020 वाला, है ना, जो 2021 में कंडक्ट किया गया था, तो सीजीएल इसको और मतलब 2022 में, है ना, अप्रैल में किया गया था इसको, तो इसका जो प्रीवियस ईयर का है उसको 1 साल का 2 साल का देख लेना और सीएचएसएल का भी देख लेना। और मेरी कोशिश है कि सीएचएसएल और सीजीएल को मैं क्या करा दूँ, सारा सोल्यूशन यहाँ पर दे दूँ। और इसमें अगर व्यूज़ आते हैं, आप लोगों का डिमांड रहता है, तो मैं सारे सेट को करा दूंगा। और देखूंगा कि आप लोग बिल्कुल ही डल बैठ गए, इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि व्यूज़ आता है कि नहीं। और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसमें एक भी नहीं है, मतलब आप जहाँ भी पढ़ते हो आते हो, पहले से जहाँ से भी एनालिसिस किए हो प्रीवियस ईयर के, उससे कंपेयर करके आप देख लेना, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और टू दी पॉइंट मिलेगा, इधर उधर की बातें नहीं। अब जरा हम सेट 1 की बात करते हैं। ये 11 अप्रैल 2022 को हुआ था, है ना, शिफ्ट फर्स्ट का ये देख लो। और अच्छा, जो नए हैं, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो, त्रिगीतम सर्च करना, एक ग्रुप मिलेगा इस नाम का, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे से अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जिसमें मैं पहले टास्क देता हूँ, उस टास्क के बेसिस पर आपके ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं, तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको प्रोसीजर सेंड कर दूंगा। ठीक है, और इस
पर्सनल गाइडेंस को ज्वाइन करने के बाद आप चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीख पाओगे, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया और रिवीजन के टाइम में गायब हो गए, ऐसा नहीं, आपको रिवीजन भी करते चलना है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। अच्छा, ये जो सेट है फर्स्ट नंबर, इसमें जो मैं एनालिसिस किया, इसको मैं पढ़ाने से पहले जो एक बार मैं गो थ्रू हुआ तो मुझे पता चला कि इसमें सारे क्वेश्चन तो आपको ईजी लेवल के मिलेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, फिर एग्जाम नाम का चीज़ ही क्या रहेगा, है ना। तो इसमें जो टफ है वो पैसेज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, क्योंकि वो वोकैबुलरी बेस्ड पर है काफ़ी ज़्यादा, और बाकी जितने सारे क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी लेवल के हैं। बाकी जो 5 क्वेश्चन है पैसेज वाला, वो थोड़ा सा, पैसेज नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट है ना, क्लोज टेस्ट वाला, यहाँ पर पैसेज नहीं पूछा है, क्लोज टेस्ट पूछा है। तो क्लोज टेस्ट वाला जो है वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि उसमें आपको ध्यान देना ये पड़ेगा कि कौन से शब्द का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, है ना, सारे वर्ड्स के बीच क्या डिफरेंस है वो आपको जानना ज़रूरी होता था। तो अब जरा हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो यहाँ पर पूछा है कि एक एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दे रखा है, इसको पैसिव में बोला है ना। देखो कैसे करना है। सबसे पहली बात कि ये सारे जितने क्वेश्चन हैं, अगर आपको आंसर डायरेक्टली दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली नहीं दिखता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करोगे। एलिमिनेशन मतलब हर एक ऑप्शन को ये चेक करोगे कि ये अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, है ना, उस तरीके से आप एलिमिनेट करते जाओगे ऑप्शन को, जो लास्ट में बचेगा आंसर वही होगा। तो जरा देखो यहाँ पर है शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। अब जरा देखो इसको क्या करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ एक चीज़ आपको कि ग्रामर अलग होता है, ट्रांसलेशन अलग होता है, ठीक है। तो आपको ट्रांसलेशन से आपको ग्रामर पे नहीं जाना है, क्योंकि सब कुछ चौपट कर दोगे। आपके लैंग्वेज, अपना जो नेटिव लैंग्वेज है उससे कोई लेना देना नहीं है आपके ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का। ग्रामर का अपना अलग तरीका होता है पढ़ने का, ट्रांसलेशन का अलग तरीका होता है। अगर ट्रांसलेशन के थ्रू जाते तो हमें ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। तो आपको ट्रांसलेशन नहीं करते जाना है, क्योंकि आप ट्रांसलेट करने बैठोगे एग्जाम में तो पता चलेगा कि इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हो दिमाग में, टाइम वहीं सारा चला गया, है ना। आधे घंटे तो इसी में लग गए 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही। तो आपको क्या करना है, ग्रामर पे फोकस करना है। जो भी मैं ग्रामर के पॉइंट्स बताता हूँ, रूल्स बताता हूँ, जो भी वहाँ पर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस पर फोकस करना है आपको, है ना। और आपको भी उसी पर फोकस करना है एग्जाम देने के टाइम में, आपको ट्रांसलेट नहीं करने बैठना है। अब यहाँ पर ग्रामर की क्या बात है, ट्रांसलेशन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पर ग्रामर ये कह रहा है, पहला नजर आता होगा आपको कि ये सेंटेंस जो है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्लियर। अब टेंस कुछ भी हो, वहाँ पर आप नोटिस करोगे कि एक तो आपका बी का फॉर्म आता है ना, बी यानी इज, आर, एम, वर, वॉज, ये सब आता है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में, है ना। इतना समझ पा रहे हो। अब जरा देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हम लोग एक एक ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, आर बीइंग, है ना, आर बीइंग है, और बीइंग का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, कंटिन्यूअस टेंस के लिए, और ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस है नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पर। आगे देखते हैं, फिर लास्ट वाले देखो यहाँ पर क्या है, इसके नेक्स्ट वाला देखो फिर, टास्क वर हैंडल्ड, यहाँ वर हैंडल्ड है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था, जबकि ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में दे रखा है। नेक्स्ट है हैव बीन हैंडल्ड, यहाँ पर हैव बीन हैंडल्ड है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि परफेक्ट टेंस को हमने इसको पैसिव में बनाया है। ये परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है ना, ये सेंटेंस तो आपका परफेक्ट टेंस में है नहीं, ये तो किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे है आर हैंडल्ड, देख पा रहे हो, आर हैंडल, आर मतलब बी का एक फॉर्म है और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ क्या नज़र आ रहा है आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इसको किया गया है। तो बस टेंस को पहचानते हुए आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर है, क्लियर। अब जरा बात करते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 4 कैसे होगा, बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे ये आप समझ गए। पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आर बीइंग दिया है, बीइंग का इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस में कब करते हैं, कंटिन्यूअस के लिए, और ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में नहीं दे रखा है। फिर वर हैंडल्ड, है ना, वर हैंडल्ड दिया, इसका मतलब ये सेंटेंस को पास्ट में होना चाहिए था, जो कि ये पास्ट में है नहीं। फिर हैव बीन हैंडल्ड, ये परफेक्ट में, इसको भी परफेक्ट में होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है। एक ऑप्शन बच जाता है 4th नंबर, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, आर हैंडल्ड होगा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड में। सेकंड भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसको भी बोला है कि एक्टिव सेंटेंस में इसको बनाना है, मतलब ये पैसिव में दे रखा है, इसको एक्टिव में बनाना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है भाई, यहाँ पर बोला दे हैव सरेंडर्ड। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ दिया ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड, है ना, वर सरेंडर्ड दिया है,
मतलब वर दिया है मतलब पास्ट का है ना, और V3 है, समझ रहे हो। इसका मतलब है कि इसका जो भी एक्टिव होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अब जरा देखो यहाँ पर हैव सरेंडर्ड दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट में दे रखा है। ये एक्टिव जो वॉइस है ये आपका किस में दे रखा है, परफेक्ट टेंस में, और यहाँ पर परफेक्ट टेंस में तो है नहीं इसका पैसिव, तो ये बिल्कुल आपका नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स, है ना। अब ये सिंपल किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में सरेंडर्ड है, सिंपल पास्ट में है, और ये भी जो आपका बनाया गया है ये देखोगे तो पता चलेगा कि सिंपल पास्ट में ही है। क्लियर, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड को देख लो कि क्यों नहीं होगा। यहाँ पर हैड सरेंडर्ड मतलब पास्ट परफेक्ट में दे रखा है और ये सेंटेंस आपका परफेक्ट में नहीं है। फिर आर सरेंडरिंग होता तो यहाँ पर वर्ब बीइंग ऐसा इस्तेमाल किया जाता, आर बीइंग, है ना, क्योंकि आपका परफेक्ट यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है और इसको भी कंटिन्यूअस के फॉर्म में अगर रखता तो यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल किया गया होता। क्लियर, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स। क्लियर, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सेकंड था इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड नंबर में क्या दे रखा है। यहाँ पर बोला है कि आपको इंप्रूव करना है इस सेंटेंस को। यहाँ पर क्या है देखो, आर अस्योर्ड है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये सेंटेंस पैसिव में है। अब जरा देखो पैसिव का क्या मतलब होता है, एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। वर्ब का वैसा फॉर्म होता है जिसको मतलब पैसिव में मतलब वर्ब का ही फॉर्म होता है वॉइस एक तरह से। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर आर अस्योर्ड दिया है मतलब बी का एक फॉर्म है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस को पैसिव में बनाया जा रहा है। पैसिव का मतलब ये होता है कि ये जो भी वर्ब है, यहाँ पर जो भी वर्ब है इसका जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट जो भी होगा, अगर इस वर्ब का डूअर नहीं होगा, समझ रहे हो, अगर इस वर्ब का डूअर नहीं है तो ये पैसिव में होगा, और अगर इस वर्ब का डूअर है तो ये एक्टिव में होना चाहिए सेंटेंस। अब यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करो कि सेंटेंस क्या कह रहा है कि द ऑथोरिटीज आर अस्योर्ड द पीपल। यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि लोगों को किसी हायर अथॉरिटी ने क्या किया है, हायर अथॉरिटी ने मतलब जो पावर में जो लोग बैठे रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, अस्योर करते हैं, आश्वस्त कर रहे होते हैं। मतलब देखा जाए तो इस वर्ब का डूवर ये है अथॉरिटीज, अगर ये डूवर नहीं होता तो यहाँ पर बाय द पीपल लिखा गया होता कि लोगों के द्वारा अथॉरिटीज को अस्योर किया गया। बात समझ पा रहे हो। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है इसमें जो आर अस्योर दिया, यहाँ पर जो भी वर्ब होगा, अगर इसके मीनिंग के हिसाब से देखेंगे, इसके सेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये बताना चाह रहा है कि अथॉरिटीज ने लोगों को आश्वस्त किया, है ना, कि उस मैटर में वो लुक इनटू करेंगे, मतलब उसकी छानबीन करेंगे और फिर उसके बारे में सोचेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि द अथॉरिटी जो यहाँ पर सब्जेक्ट था आर अस्योर्ड का, इसका ये डूअर है मतलब इस सेंटेंस को एक्टिव में होना चाहिए। जब एक्टिव में होना चाहिए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हैव बीन अस्योर्ड, देख रहे हो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में है, तो पैसिव में तो ये पहले था तो ये भी गलत था, और यहाँ पर ऑप्शन थर्ड भी गलत होगा। सेकंड को देखते हैं, हैव अस्योर्ड, और यहाँ पर फर्स्ट में हैज अस्योर्ड। द अथॉरिटीज जो है ये प्लूरल में है, प्लूरल में है तो हैज का इस्तेमाल कैसे करोगे, हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन अगर रहता तो उसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग हैज का इस्तेमाल करते, लेकिन अथॉरिटीज है प्लूरल इसलिए हैव का इस्तेमाल होगा। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, हैव अस्योर्ड। समझ पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होगे, है ना। क्लियर है यहाँ तक। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आर अस्योर्ड है मतलब कि अगर इसका सेंस देखें इस सेंटेंस का तो ये बताना चाह रहा है कि अथॉरिटीज ने लोगों को अस्योर किया, मतलब अथॉरिटीज जो है इस वर्ब का डूअर है। डूअर केस में क्या होता है कि वो सेंटेंस को आपका एक्टिव में होना चाहिए, एक्टिव में होगा तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बता रहा है पैसिव में, क्योंकि बी का एक फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये दोनों में से एक होगा। हैज इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर नहीं है इसका सब्जेक्ट, प्लूरल है इसलिए हैव अस्योर्ड होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे फोर्थ नंबर में बोला है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर मॉडेस्ट दे रखा है, मॉडेस्ट का हम लोग को एंटोनिम फाइंड आउट करना है। ग्लूम है, ग्लूम का क्या मतलब होता है, एक वर्ड आपने देखा होगा ग्लूमी, है ना, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, उदास है, धुंधला है, अंधेरा है, ये सारा मीनिंग होता है ना, तो इसी से आया है। और इस ग्लूम का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी उदास होता है। क्लियर, फिर आपका मॉडेस्ट का मतलब पहले समझो, मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, है ना, साधारण व्यक्ति जो काफ़ी विनम्र होते हैं, नम्र होते हैं, उसको कहा जाता है ना, काफ़ी विनम्रता से पेश आते हैं, मतलब हठीला टाइप के इंसान नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा विनम्र होते हैं, तो विनम्र मॉडेस्ट का मीनिंग है विनम्र। ग्लम का मीनिंग है उदास, ये तो होगा नहीं। सलेन, सलेन का मतलब भी आपका उदासी होता है, चिड़चिड़ा, सुस्त,
इस टाइप का आदमी होता है, तो ये तो इसका नहीं होगा। अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब है कि हैप्पी का उल्टा समझ रहे हो। कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब होता है आपका अभिमानी, है ना, घमंडी लोग, तो घमंडी का उल्टा ही तो है मॉडेस्ट, बात को समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा, 4th नंबर आंसर करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर में बोला है कि द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, अर्थक्वेक के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, सिज्मो। सिज्मो आप जहाँ भी देख लोगे, सिज्मोग्राफ, सिज्मोलॉजी, ये कहलाता है अर्थक्वेक से रिलेटेड। तो यहाँ पर 4th नंबर ही ऑप्शन होगा। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र यानी कि पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है, जिसमें हम लोग बहुत सारे इसको पढ़ते हैं, रॉक्स के बारे में, है ना, आप पढ़े होगे रॉक्स के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, इग्नियस रॉक्स होता है, और आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। तो रॉक्स जो आप पढ़ते हो वो यही जियोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं, है ना, भूगर्भ शास्त्र में ही। तो भूगर्भ शास्त्र है कि जमीन के अंदर वाली बात को पढ़ रहा होता है, ठीक है। और ज्योग्राफी का मतलब ऊपरी संरचना को, है ना। और टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल फीचर्स को जो दिखाता है ना, टोपोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल फीचर्स को शो करना मैप में, जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स, है ना, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सब को शो करते हैं, उसको कहते हैं टोपोग्राफी। तो आपका इसका आंसर होता है सिज्मोलॉजी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोला है अ टाइग्रेस हैज़ गिवन बर्थ टू अ कब इन द रणथंभौर टाइगर रिजर्व टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78। जरा देखो यहाँ पर बोला क्या है, हैज़ गिवन बर्थ जो है, इसका वर्ब जो है क्या, हैज़ गिवन बर्थ का क्या है, सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट क्या है, इसका डूअर है। तो टाइग्रेस ने ही बर्थ दिया है एक कब को, है ना, अपने बच्चे को, है ना, तो यही इसका डूअर है। मतलब सेंटेंस को किस में होना चाहिए, एक्टिव में, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक्टिव में ही है, हैज़ गिवन बर्थ, है ना। अब इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या यहाँ पर, अब देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं तो इज गिवन बर्थ, है ना, एक तो बर्थ आपका गलत है जो प्लूरल में, इज गिवन दिया है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस का को पैसिव में बना रहा है। अगर पैसिव में बनाएगा तो टाइग्रेस बच्चे को जन्म नहीं देगा, है ना, क्योंकि कोई और होगा इस इज गिवन बर्थ का आपका डूअर, लेकिन टाइग्रेस ही डूअर है, इसलिए ये आपका 1st नंबर ऑप्शन गलत होगा। वॉज बर्थ, भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, क्योंकि ये भी आपका पैसिव में एक तरह से बना रहा है, क्योंकि वर्ब आपका बी का एक फॉर्म है वॉज, और यहाँ पर V3 को शो करने की कोशिश किया गया, जबकि इसका वर्ब का 3rd फॉर्म नहीं है, ये गलत है ये वर्ड। हैज़ गिव बर्थ, हैज़ के साथ आपका वर्ब का 1st फॉर्म कैसे आएगा, गिवन होगा, है ना, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका है, तो ये भी नहीं होगा। तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब कि ये सेंटेंस बिल्कुल ही अपने आप में करेक्ट है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ये जो इडियम है, अब लोग किसी ने मुझे पूछा था कि सर ये जो बी हार्डअप है ये है क्या एसपी बख्शी में, जी हाँ बिल्कुल है, एसपी बख्शी में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जा करके चेक कर लेना, है ना। हार्डअप है वहाँ पर, हार्डअप, बी हार्डअप नहीं है, हार्डअप है, मीनिंग तो एक ही है ना। हार्डअप का मतलब होता है फाइनेंशियली टाइट होना, फाइनेंशियली टाइट होना का मतलब है कि पैसे की कमी हो जाना, है ना। अब यहाँ पर क्या है, अनेबल टू कैलकुलेट, ये इसका नहीं आंसर है। हैव वेरी लिटिल मनी, ये इसका हो सकता है फाइनेंशियल टाइट में। हैव डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ये नहीं है। फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली, ये भी नहीं है। तो 2nd नंबर है, फाइनेंशियल से रिलेटेड इसका आंसर होगा, है ना। तो बी हार्डअप का मतलब होता है हैव वेरी लिटिल मनी। अब आगे बढ़ते हैं, देख लो नेक्स्ट है 8th नंबर में, यहाँ पर पूछा है कि क्या एरर है, आपको पहचानना है। तो एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रीप ओपन या टॉय, आप एक नज़र में पकड़ लोगे अगर आप बेसिक भी जानते हो तो, क्योंकि एवरी क्यूरियस चाइल्ड, एवरी और ईच आपको दिखाता है किस चीज़ को, सिंगुलर नाउन को बता रहा होता है एक तरह से, है ना, इंडिकेट कर रहा होता है। आने की आपका यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वांट कैसे दोगे, यहाँ पर वांट्स होना चाहिए ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वांट्स टू। अब रीप ओपन का मतलब है खोल करके देखना, तो जो क्यूरियस बच्चे होते हैं, जो एक्साइटेड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना, किसी खिलौने को दे दो तो वो खोलने की कोशिश करेंगे, देखेंगे उसके अंदर क्या है, कैसा है। क्लियर है, यहाँ पर वांट नहीं होगा, वांट्स होगा। तो कौन सा पार्ट इसका गलत है, वांट टू वाला पार्ट, वांट टू वाला पार्ट कहाँ गया, 4th नंबर में, तो ये इसका गलत है ना, यहाँ पर वांट्स टू होना चाहिए, वांट्स टू होगा यहाँ। अब आगे है 9th नंबर में, यहाँ पर बोला है कि इसमें भी एरर है, तो फाइंड आउट करो। यहाँ पर बोला इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, वेल डायरेक्टेड है जो कि एडजेक्टिव है ना, फिल्म है मतलब कंपाउंड एडजेक्टिव बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि दोनों के बीच हाइफन है, हाइफन देने से कोई भी चीज़ कंपाउंड हो जाता है।
अगर कोई नाउन से पहले दो नाउन को क्या करते हो, हाइफन से जोड़ देते हो, तो वो डेफिनेटली क्या हो जाता है, एक कंपाउंड नाउन बन जाता है। इसी तरीके से कंपाउंड है। अब यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि इसके बाद नाउन आएगा। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ग्रामर में। अगर ये नाउन है तो नाउन की विशेषता बताएगा वेल डायरेक्टेड, जो कंपाउंड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वेरी, जो कि एडवर्ब है। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर एरर कहाँ है भाई, सोचने की कोशिश करो। अब यहाँ पर बोल रहा है एन्जॉय के बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ईट, ये भी आपका करेक्ट है ना। एन्जॉय के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इट वॉज पास्ट टेंस में कोई गलती यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ज़रा देखो क्या यहाँ पर द का यूज़ जो है ये गलत है या सही है, क्योंकि द डेफिनेट चीज़ को बताता है, मतलब ये फिल्म डेफिनेट है। अगर यहाँ पर द लिखा हुआ है तो सेंटेंस के कौन से पार्ट से लग रहा है कि ये डेफिनेट है। जैसे मैं फर्स्ट रूल में ही बताया था, 1000 गोल्डन रूल्स वाला जो मैं स्टार्ट किया हूँ सीरीज़ को, उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट रूल जो बताया ना, उसी में बताया हूँ कि डेफिनेट कैसे पहचानेंगे डेफिनेट है। तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, हु, विच, है ना, दैट, हुम, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं ये इंडिकेट कर रहा होता है कि जिसके बदले भी आया है वो डेफिनेट है। जैसे मैं अगर यहाँ पर कहता कि आई सॉ द फिल्म विच, है ना, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे अगर कहेंगे, है ना, विच का इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बता देता है कि ये जो मूवी है, फिल्म है, ये डेफिनेट था। लेकिन किसी भी एंगल से यहाँ नहीं पता चल रहा है कि ये डेफिनेट फिल्म की बात कर रहे हैं, ना उस फिल्म का नाम दिया है, ना उसके बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दिया है ना। इस फिल्म के बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन तो दिया नहीं है, विच, दैट, हु, ये सब का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पकड़ पा रहे हैं कि यहाँ पर डेफिनेट फिल्म के बारे में नहीं बता रहा है ना। तो द का इस्तेमाल नहीं होगा, ए का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर लिखोगे इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। क्लियर? अब फिर रहता है कि कल जो मैंने मूवी देखी, है ना, तो कल वाली जो बात वहाँ पर मेंशन की गई है वो क्या हो जाता है कि आप उसको डेफिनेट बना रहे हो कि वही मूवी जिसको मैंने कल देखा था। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके के भी कोई वर्ड यहाँ पर मेंशन नहीं थे। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि द नहीं होगा, यहाँ पर अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म होगा। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में होगा? द वाले पार्ट में, मतलब फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में देख करके सेकंड वाला ऑप्शन में मत क्लिक कर देना, है ना। यहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शन दिया उसी में क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो ट्यूशन, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से ट्यूशन का स्पेलिंग पूछा करता हूँ। मतलब अगर आप गौर करोगे, एक शब्द बताया था मैं पहले, इन ट्यूशन करके, आधो किसी को, है ना। तो ट्यूशन का स्पेलिंग आपको नहीं भूलना है। ट्यूशन के स्पेलिंग में TU के बाद आपका आई होता है, ट्यूशन, और फिर TION होता है। तो यू के बाद यहाँ पर आई नहीं है, और यही आपका गलत है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा? गलत होगा। सर्किट आपका बिल्कुल ही सही है, जेन्युइन सही है, माइनर्स सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच में इसको करना है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इसको इनडायरेक्ट नहीं। यहाँ पर बोला सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं है, गैप है, मतलब ये डायरेक्ट यहाँ पर पूछा है ना। ये डायरेक्ट इसका क्या होगा? ये इनडायरेक्ट में दे रखा है, आपको डायरेक्ट बताना है कि क्या है। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या है, ही आस्क्ड मी। ही आस्क्ड मतलब क्या है? किसी को पूछा है। तो देखो सेड टू होना चाहिए हर जगह। सेड टू है क्या चार ऑप्शन में? सेड टू मी सब जगह है ना। सेड के बाद टू आता है, टेल के बाद टू नहीं आता। इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। अब एक एक ऑप्शन करके चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ दिया व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स। व्हेन आई हैड बुक्ड, अब हैड बुक्ड दिया है ना, हैड बुक्ड दिया है, और यहाँ पर आस्क पूछा है। अगर आस्क दिया हुआ है तो ज़रूरी है यहाँ पर कि ये जो सेंटेंस है ये आपका क्या होगा? एक तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब लास्ट में आपका लगा होगा क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन मार्क होगा तो क्वेश्चन मार्क में हम एक चीज़ क्या नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन मार्क में जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका क्या होता है? वो मेन जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले आता है ना। तो यहाँ पर देखो व्हेन आई हैड बुक्ड मतलब पास्ट परफेक्ट में है। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर व्हेन डू यू बुक से ही पता चल जाता है कि सिंपल टेंस में दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो कि नहीं होगा, गलत है ना। उसको भी क्या होना चाहिए? उसको भी होना चाहिए परफेक्ट टेंस में। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड में है व्हेन डिड यू बुक, देख रहे हो, डिड यू बुक। चलिए यहाँ तक सही है कि पास्ट टेंस में होना चाहिए इसको। पहले तो ये एलिमिनेट करो, पहले आपको ये एलिमिनेट करना है कि पास्ट में है, परफेक्ट में है वो तो सही है, क्योंकि
सिंपल पास्ट जो होता है उसको भी परफेक्ट में ही हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं, है ना। अगर ये परफेक्ट में तो हो सकता है वो सिंपल पास्ट में होगा, उसको इनडायरेक्ट में भी हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब ज़रा देखो, पास्ट वाला जो भी सेंटेंस नहीं उसको गलत करो, तो ये आपका डू यू बुक है, मतलब ये प्रेजेंट में दे रखा है जो कि गलत होगा। आगे बढ़ते, ये आपका पास्ट में है तो इसको अभी रहने देते हैं। थर्ड नंबर जो है आर यू बुकिंग है, जो कि प्रेजेंट में, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है आपके पास, एक डिड यू बुक पास्ट सिंपल टेंस, नेक्स्ट आपको बजाता है यू हैड बुक्ड। अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो यू के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड कैसे आ गया, यहाँ पर होना चाहिए हैड यू बुक, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है, स्ट्रक्चर गलत है तो ये भी चला गया। आपका लास्ट ऑप्शन बचता है सेकंड नंबर बचता है, जिसमें व्हेन डिड यू बुक, देख रहे हो यू के पहले है हेल्पिंग वर्ब डिड, तो ये आपका बिल्कुल ही सही है आंसर, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब आगे बढ़ें, आगे में पूछा है एरर डिटेक्शन से रिलेटेड, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ पर पूछा इफ़ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। अब जरा देखो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस दे रखा है, कंडीशनल में होता क्या है कि जो भी सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होता है, चलिए सर समझ गए इस बात को। अब यहाँ पर है कि इफ़ वाला जो क्लॉज होता है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, सिंपल प्रेजेंट में, है ना। और जो नेक्स्ट वाला होता है सेंटेंस वो क्या होता है, वो आ तो होना चाहिए, मतलब वो फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में, है ना, सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए, मतलब विल सेल का प्रयोग होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरी बात कि सिंपल फ्यूचर कहने का मतलब है कि वहाँ पर विल और शैल का प्रयोग होना चाहिए जो कि एक मॉडल है ना। तो बहुत लोग इसको क्या बताते हैं कि इफ़ वाला जो सेंटेंस है वो अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो आगे वाला सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, जिस भी बुक में पढ़ो आप गलत तरीके से पढ़े हो। पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इफ़ वाला सेंटेंस जो है ये अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में है यहाँ तक सही है, लेकिन इसका आगे वाला जो होगा यहाँ जो भी यूज हुआ होगा वो मॉडल का इस्तेमाल हुआ होगा। बात को समझना, मतलब क्या है कहने का कि ईट के बाद अगर मे भी रहता तो भी ये सेंटेंस करेक्ट होता, ईट के बाद कैन रहता तो भी ये सेंटेंस करेक्ट होता। मतलब इफ़ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट मे रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, ये भी सही होता। इट कैन रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, ये भी सही होता, क्योंकि कई लोग मे और कैन को देख लेते हैं तो समझते हैं गलत है कि नहीं, कि मैं अपने छोटे छोटे बुक्स में पढ़ा है कि यहाँ पर फ्यूचर में होना चाहिए तो इसको फ्यूचर में डाल दो, ऐसी बात नहीं है। वो फ्यूचर वाला इंडिकेट कर रहा होता है, विल सेल का प्रयोग इंडिकेट कर रहा होता है, ये भी आपके मॉडल में आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मॉडल यहाँ पर कोई भी आ जाए, है ना, सेंटेंस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर कैन और मे ही हो सकता था, माइट नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट में है, माइट नहीं कर सकते, वो पास्ट का फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ईट के बाद मे भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, इस तरीके के भी चीज़ हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरा मॉडल सेंटेंस के हिसाब से हो सकता है, वो गलत नहीं होगा। क्लियर, यहाँ आप सीख गए। तो ये एरर क्या था कि ईट के बाद मे कैन विल आना चाहिए, तो यही वाला पार्ट आपका एरर है, समझ रहे हो। तो दिस ईयर वाला मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर एनहांस्ड एफर्ट्स टूवर्ड्स सस्टेन्ड ग्रोथ। देखो टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स क्या है, एक तरह का प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पर क्या है, टू अचीव दिया, टूवर्ड्स टू अचीव सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं, प्रेपोजिशन के बाद अगर जो भी वर्ब आता है वो आ तो VING फॉर्म में होगा, है ना, टू को छोड़ करके इसलिए क्योंकि टू के बाद आपका VING भी आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है ना। मतलब एक तरह से जेरंड बन करके आता है, और वी के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है मतलब टू इन्फिनिटिव आता है, सिर्फ ये टू के साथ पॉसिबल है ना। और इसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि टू के साथ VING कब लगता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगता है, बाकी सारे जितने हैं प्रेपोजिशन, उसके बाद अगर वर्ब आपको इस्तेमाल करना हो तो ING वाला फॉर्म होगा, जेरंड के फॉर्म में होगा। तो जो ING के फॉर्म में है ये आप रहने दो, बाकी को काट दो। बात समझ गए। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, अचीविंग, टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्या सीखने को मिला कि टू को छोड़ करके जितने सारे प्रेपोजिशन है उसके बाद आपको क्या लगाना चाहिए, वर्ब का, मतलब अगर वर्ब आता है तो अचीव वर्ब ही तो है, तो उसका वी का ING फॉर्म लगेगा, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बोला है कि क्या है इसका मतलब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि टू वॉक एमलेसली, इसका क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पर एम्बल, क्रॉल, स्प्रिंट और स्लीदर, हम लोग एक एक ऑप्शन को ये करते हैं,
एक एक ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहली बात, स्प्रिंट आप सुने होंगे, स्प्रिंटर है ना, कि 100 मीटर स्प्रिंट होता है, 200 मीटर स्प्रिंट होता है, मतलब जो दौड़ होता है जिसमें भाग लेते हैं लोग, है ना। जैसे पीटी उषा है ना, पीटी उषा भी एक स्प्रिंटर थी, धावक थी, है ना, दौड़ लगाती थी। तो स्प्रिंट का मतलब होता है कि फुल स्पीड के साथ दौड़ना, है ना, रन विथ फुल ऑफ स्पीड, समझ रहे हो, तो उसको कहते हैं स्प्रिंट। और वो उसका एक एम होता है कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाना होता है, एमलेस वो नहीं होता है, एमलेस। तो इसका ये आंसर तो होगा नहीं तीसरा नंबर का। अब जरा देखते हैं कि क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है क्रीप करना, समझो बात को, मतलब घसीट घसीट करके चलना, है ना, घसीट करके चलना, और हैंड्स और नीज के सहारे चलना, समझ रहे बात को, मतलब हाथ और घुटने को जमीन में सटा करके घसीट घसीट करके चलना क्रॉल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर है कि वॉक करना, समझना, और एमलेसली वो भी। फिर स्लीदर, स्लीदर का मतलब क्या होता है, स्लीदर का मतलब होता है लुढ़कना, रॉल करना, समझ रहे हो। या फिर क्रीप करना, इसका मतलब क्रीप भी होता है रेंगना, रेंग करके चलना, जैसे सांप लोग रेंग करके चलते हैं, है ना, तो स्लीदर होता है वो। लेकिन यहाँ वॉक की बात का है, तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट, एम्बल, है ना। क्या होगा इसका आंसर, एम्बल, समझ रहे हो बात को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का क्या मतलब होता है, ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है शोवी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, जिसका मतलब होता है आडंबरपूर्ण, दिखावटी, है ना, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। टेस्टफुल नहीं होगा, सडन नहीं होगा, क्विक नहीं होगा, इसके मीनिंग आप जानते ही हो। मतलब आडंबरपूर्ण जो होता है ना, जो ज़्यादा भड़कीला होता है, दिखावा का होता है, तो दिखावटी ही इसका आंसर होता है, शोवी करके, है ना, ऑस्टेंटेशियस का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर, इन द सेम ब्रीथ। देखो इन द सेम ब्रेथ का क्या मतलब होता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि सर ये इडियम तो नहीं दिया है कहीं भी आपका एसपी बक्सी में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे इडियम उसमें मिल जाएं, लेकिन अगर गौर करोगे ना तो ये भी कहीं ना कहीं दे रखा है। अब मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ ज़रा समझना, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़े होगे तो ये कहीं नज़र आया होगा। कहाँ पर, मैं एक इडियम पढ़ाया हूँ वहाँ पर जो एसपी बक्सी में दे रखा है, वो था आपका ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, ये पढ़ाया हूँ। और दोनों का सेम मीनिंग है, इन द ब्रीथ, इन द सेम ब्रीथ, और ब्लो हॉट एंड कोल्ड, दोनों का सेम मीनिंग है। और दोनों का सेम मीनिंग क्या है, ये हम लोग अभी देख रहे हैं। और वहाँ पर ब्लो हॉट एंड कोल्ड जो दे रखा है, उसका जो एग्जाम्पल में सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस में ये वाला लाइन लिखा हुआ है, इन द सेम ब्रेथ। अगर आपको, आप लोग गौर किए होगे तो, है ना, जा करके चेक करना, ईडीएम के पेज को पलटना और वहाँ पर देखना ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मीनिंग क्या दे रखा है, और क्या इसके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इस एग्जाम्पल में, सेंटेंस में इन द सेम ब्रेथ लिखा हुआ है कि नहीं। तो दोनों का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। क्या अर्थ होता है ज़रा देखते हैं। सबसे पहली बात कि ईडीएम का मतलब ही होता है कि सीधा सीधा मीनिंग ना दे करके टेढ़ा मीनिंग देना। तो ब्रीथ का मतलब यहाँ श्वास के बारे में दिया है, तो ब्रीथ जहाँ भी होगा उससे उससे तो डायरेक्टली ये होगा नहीं, तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ट्राई एंड होल्ड योर ब्रीथ डायरेक्ट है, ये इसका आंसर होगा नहीं। प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये इसका होगा नहीं। बात को समझ रहे हो। एबल टू गेट फॉल स्मेल, इसका मतलब है कि सूंघने के सेंस में, है ना, कि जो भी फॉल स्मेल होता है, गंदा वाला स्मेल होता है, उसको सूंघ पाना, ये इसका मतलब बोल रहा है, तो ये भी इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो सेकंड नंबर इसका आंसर है से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। मतलब आप कह रहे हो कि हाँ, मतलब किसी ने आपको कहा कि मूवी चलोगे, आप कहोगे कि हाँ, लेकिन मेरे पास ये काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हाँ भी बोल दिए, और उसके विपरीत आप क्या बोल दिए, कुछ दूसरे निगेटिव चीज़ भी बोल दिए। मतलब निगेटिव भी बोलना, पॉजिटिव भी एक साथ बोलना, यही दोनों का मीनिंग होता है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड और इन द सेम ब्रीथ, दोनों का सेम मीनिंग होता है। इसके दूसरे सेंस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए आपको कहीं पर फैसला करने के लिए बुलाया गया है ना, पंचायती में गए हो, तो एक इंसान होता है कि दोनों तरफ से बोले, मतलब जिसके तरफ से गया है उसके तरफ से भी अपना लाज बचाए और इसके तरफ से भी अपना लाज बचाए, मतलब दोनों तरफ से बोले। तो आप असली फैसला तो कर नहीं रहे, जो सही है उसको सही बोलो, या फिर गलत है गलत बोलो। तो कभी इसको सही बोल दे रहे हो, कभी इसको सही बोल दे रहे हो। बात को समझ रहे हो, मतलब दोनों तरफ से बोलना, ये इसका मतलब है। तो से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, इसका आंसर यही होगा सेकेंड नंबर, इन द सेम ब्रीथ का मतलब। तो ये वोकैब का पार्ट था। एंटोनिम किसका पूछा देख लो, रेज। रेज से कन्फ्यूजन क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक आप पढ़े हो रेज, RAGE, है ना। देखो भाई, ये होमोनिम का चैप्टर है, ध्यान देना। और होमोनिम पहले आपके सिलेबस में नहीं था, और इस बार जो सीजीएल का सिलेबस आया है उसमें होमोनिम को स्पेशल तरीके से मेंशन करके दिया है कि होमोनिम से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं बहुत जल्द क्या करने वाला हूँ
कि कम से कम जितने सारे होमोनिम हैं उसका मैं एक ही वीडियो बना करके आपके सामने लाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है ना, सब पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं पूछेगा, इतना तो क्लियर हो जाओ, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पर जो ऑप्शन ये सेट किया है ये रेज के सेंस में किया है कि आप ये रेज को नहीं सुने हो, इस रेज को सुने हो तो आप गलत कर दोगे आंसर। बात को समझ रहे हो। रेज, रेज यहाँ पर जो जी वाला है इसका मतलब एनरेज भी होता है, कई बार आपको देखने को मिलेगा। और इस एनरेज और फिर रेज का क्या मतलब होता है, इन दोनों का मतलब होता है क्रोधित होना, है ना, गुस्सा कर लेना, इसका ये मतलब होता है। तो गुस्सा का आप क्या करोगे, या तो ईज कहोगे या फिर कंफर्ट कहोगे, यही कहोगे ना एंटोनिम। बात समझ रहे हो। ईज करना मतलब उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देना, है ना, शांत कर देना, कंफर्ट कर देना, ये दोनों में से किसी को आंसर मारोगे। अब भाई इस रेज का मीनिंग ही अलग होता है, इस रेज का मीनिंग ही अलग होता है। इस रेज का क्या मतलब होता है, इस रेज का मतलब होता है ढहा देना, है ना, ढहा देना मतलब किसी चीज़ को गिरा देना, बिल्कुल ही मिटा देना। जैसे कोई ब्रिज है, ब्रिज को ही ढहा देना, है ना। कोई घर है जो अतिक्रमण करके बनाया है उसको क्या करते हैं लोग, ढहा देते हैं, गवर्नमेंट, है ना, बुलडोजर बाबा, है ना, योगी जी क्या करते हैं, जो अतिक्रमण करके रोड के किनारे सरकारी जमीन में अपना घर बना लेते हैं उसको क्या कर रहे हैं, ढहा दे रहे हैं, है ना, रेज कर देना है। तो रेज का मतलब होता है ढहा देना, गिरा देना। तो इसका क्या होगा, बना देना, यही तो होगा ना। तो बिल्ड इसका क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा। और रूइन इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, बर्बाद कर देना, ठीक है। तो इसका बिल्ड होगा ना कि ईज और कंफर्ट। ईज और कंफर्ट ये सोच करके दिया था कि कहीं आप ये वाला रेज को जानते हो, गुस्सा वाला, तो आप इन दोनों में से किसी को टिक मारोगे मारोगे, अगर इस जेड वाले को नहीं सुने हो तो। और ये होमोनिम का पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम सिनोनिम पूछा है ना, किसका, रिटेलिएट का। रिटेलिएट का क्या मतलब होता है, मतलब अगर एक गोली चलाता है पाकिस्तान तो उसके रिटेलिएशन में क्या करता है, इंडिया बम गिरा देता है ना, तो उसको ही कहते हैं रिटेलिएट। रिटेलिएट का क्या मतलब हुआ, रिटेलिएट का मतलब होता है रिएक्ट करना। बात को समझो, मतलब एक तरह से इसका जो असली मीनिंग होता है ये मैं आपको बताता हूँ। रिटेलिएट का मतलब होता है कि प्रतिक्रिया देना, लेकिन बदले की भावना से देना। बात को समझ रहे हो, बदला लेने के सेंस में, प्रतिक्रिया देना लेकिन बदले की भावना से। तो प्रतिक्रिया देने का इसका क्या सिनोनिम है, रिएक्ट, सेकंड नंबर ऑप्शन। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, ये तो होगा नहीं। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है ये आप लोग जानते हो, ठीक है, बढ़ावा देना एक तरह से। रोटेट का मतलब घुमाना, ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका रिएक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम ही पूछा है। एवर्ट का, एवर्ट का मतलब क्या होता है, टाल देना, है ना, टाल देना मतलब बात को टाल नहीं देना। जरा समझना, जैसे कोई मान लिया जाए बहुत भारी बारिश हो रही है ना, और अचानक बारिश क्या होता है कि बारिश की वजह से फ्लड आ जाता है, और फ्लड एक तरह से धीरे धीरे शांत हो जाता है, मतलब वो जो मुसीबत था वो टल गया एक तरह से। एक होता है बात को टालना, है ना, वो टालने वाला नहीं है ये। एवर्ट का मतलब होता है बचा लेने के सेंस में। तो बचा लेने के सेंस में कौन सा होता है, देखो, परमिट, परमिट का मतलब होता है अलाउ, है ना, मतलब परमिशन देना। कन्फ्रंट का मतलब होता है विरोध करना, ये तो होगा नहीं। फेस का मतलब होता है किसी का सामना करना, मुसीबत का, है ना, जैसे कि आप लोग कहते हो कि मैंने मुसीबत को फेस किया है, सामना किया है। प्रिवेंट का मतलब होता है बचा लेना। तो एक तरह से देखा जाए तो फोर्थ नंबर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या दे रखा है, यहाँ पर एरर पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है, एरर, नो वन वॉज। अच्छा, ये तो नो वन के साथ वॉज आना चाहिए, फिर वॉर है ना, वॉर है मतलब कि ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, क्योंकि नो वन जो इंडिकेट करता है ये किसके बारे में बता रहा होता है, सिंगुलर के बारे में, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है ये। तो नो वन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉर का नहीं। तो कौन सा है इसमें एरर, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला थोड़ा सा टफ था क्योंकि बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते थे, है ना। अब मैं इसको इतने स्मूथ तरीके से, अच्छे तरीके से बता दूंगा कि आप भूलोगे नहीं। सबसे पहली बात कि आप फर्स्ट नंबर को पढ़ो, क्या दे रखा है, फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ो, इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन इन चिल्का कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ फिश एनक्लोजर। क्या मतलब है जरा देखो। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ पर इरावदी रिवर, एक इरावदी रिवर जहाँ के डॉल्फिन के बारे में बता रहा है। इरावदी रिवर बर्मा में है, बर्मा मतलब म्यांमार है ना, जिसका नया नाम म्यांमार है ना। तो म्यांमार में ये रिवर है इरावदी डॉल्फिन, मतलब इरावदी रिवर, उसके डॉल्फिन कहाँ आ गए, चिल्का लेक में। ये यहाँ पर बोल रहा है कि द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन इन चिल्का, मतलब चिल्का लेक जो है उसमें जो इरावदी रिवर से आए हुए डॉल्फिन है इसकी संख्या बढ़ी है, ये बता रहा है ना। तो द राइज इन डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, पॉपुलेशन इन क्या होगा इसका, समझने की कोशिश करो। पॉपुलेशन होगा, यहाँ पर पहले आप देखो इसका ऑप्शन देखो, एक दिया है पॉपुलेशन, एक दिया है क्लान,
दूसरा दिया है नेटिव्स, तीसरा चौथा दिया है इनहेबिटेंट्स। तो समझने की कोशिश करो यहाँ पर क्या किसका मतलब है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इनहेबिटेंट्स है और नेटिव्स का क्या मतलब होता है। तो इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है और नेटिव का लगभग एक ही मीनिंग होता है कि कोई लिमिटेड एरिया हो, लिमिटेड एरिया हो, है ना, उसके जो मूल निवासी होते हैं उसको कहा जाता है इनहेबिटेंट्स और नेटिव्स। लेकिन मान लिया जाए अगर वो मूल निवासी की बात वहाँ पर कर रहा होता, समझने की कोशिश करो, अगर डॉल्फिन के बारे में, मूल निवासी के बारे में अगर ये चर्चा कर रहा होता तो ये इरावदी रिवर से चिल्का में आने की बात ही नहीं कहता। बात को समझ रहे हो। मतलब अगर इरावदी रिवर से चिल्का लेक में मछलियाँ आ रही हैं डॉल्फिन, तो इसका कौन सा हुआ, मतलब इसका मूल निवास कौन सा स्थान हुआ, इरावदी ना। लेकिन ये तो आ रहे हैं कहाँ पर, चिल्का में। तो एक तरह से ये दोनों वर्ड यहाँ पर होंगे ही नहीं। क्लियर। होना क्या चाहिए अब ज़रा देखते हैं। क्लान जो है ये क्या है, क्लान का मतलब क्या होता है, वंश होता है। तो मछलियों के वंश के बारे में थोड़ी ना बता रहा होगा, यहाँ बता रहा है कि जो डॉल्फिन है उसके पॉपुलेशन बढ़ने के बारे में बता रहा है। तो पॉपुलेशन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पॉपुलेशन हम हर किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेटिव और इनहेबिटेंट्स जो है मूल निवासी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। किसी पर्टिकुलर एरिया जो है, प्लेस है जहाँ पर लिमिटेड है ना। जैसे कि इनहेबिटेंट के बारे में अगर मैं बोलूँ कि आपके इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन आपके आंत, आपके बॉडी पार्ट जो है आंत, उसमें कुछ कुछ क्या होते हैं, थोड़े से छोटे छोटे क्रीमी होते हैं। क्रीमी का मतलब होता है कि वहाँ पर वर्म्स होते हैं। वर्म्स का मतलब क्या, कीड़े होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वर्म्स जो है ये आपके इंटेस्टाइन के इनहेबिटेंट्स हैं। मतलब क्या, इससे समझे कि वो लिमिटेड एरिया है, अपना एक पर्टिकुलर एरिया है। लेकिन यहाँ पर डॉल्फिन की बात कही जा रही है जो कि इरावदी रिवर से आए हुए हैं, कहाँ पर, चिल्का लेक में। तो ये किसी तरीके से चिल्का लेक में आने के बाद क्या इसका वो इनहेबिटेंट्स कहलाएगा चिल्का का, नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला है, समझने की कोशिश करो। पहले वर्ड मीनिंग समझो। द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन, ये इसका आंसर होगा, पॉपुलेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन होगा कहाँ पर, चिल्का लेक में जो राइज हुआ है इरावदी रिवर से आए हुए डॉल्फिन के, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, और एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है श्रेय देना। तो किसको श्रेय जाता है, इस चीज़ का श्रेय किसको जाता है, तो ये हम श्रेय दे सकते हैं टू द एविक्शन ऑफ, मतलब एविक्शन का मतलब होता है रिमूवल, है ना। क्या होता है, रिमूवल, निष्कासन, है ना, रिमूवल कहेंगे इसको, मतलब हटाया जाना। तो किस चीज़ को अट्रीब्यूट करेगा कि इसकी संख्या बढ़ी है डॉल्फिन की चिल्का लेक में, ये अट्रीब्यूट करेगा कि जो रिमूवल हुआ है फिश एनक्लोजर का, फिश एनक्लोजर का। कौन से फिश एनक्लोजर भाई, फिश एनक्लोजर कहने का क्या मतलब है, एक तरह से कंपाउंड नाउन है। फिश का मतलब है मछली, एनक्लोजर्स का मतलब होता है बाड़ा, है ना, बाड़ा। मैं एक फ़ोटो डाउनलोड किया था, लगता है यहाँ पर, इसमें मैं डालना भूल गया, हाँ मैं डालना भूल गया, ठीक है, कोई नहीं, आप देख लेना, एक बार देखना, इस तरीके से सर्च करना गूगल में कि इमेज ऑफ फिश एनक्लोजर इन रिवर, है ना, रिवर, रिवर जरूर लिखना वहाँ पर, तो आपको पता चलेगा। जैसे कि मान लिया जाए ये नदी है ना, ये नदी है। अब स्थानीय लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बाड़ा लगा देते हैं, बाड़ा एनक्लोजर लगा देते हैं, है ना। किस लिए, मछलियाँ को यहाँ पर रोकने के लिए, ताकि ये मछली को आसानी से मार पाए और बेच पाए इलीगल तरीके से। बात समझ रहे हो। तो इसको ही बाड़ा कहते हैं। बाड़ा मतलब जंजीर डाल दिए यहाँ पर, और फिर क्या कर दिए, जाली डाल दिए, है ना, और फिर जो मछली मारने वाला जो जाल होता है वो जाला को लगा दिए, तो उसको ही कहते हैं फिश एनक्लोजर। तो यहाँ पर क्या है कि मान लिया जाए ये है रिवर, ये इरावदी रिवर का इधर से सोर्स है, और चिल्का लेक कहीं इधर है ना, चिल्का लेक कहीं इधर है। अब यहाँ से मछलियाँ आ रही हैं, डॉल्फिन, डॉल्फिन आ रही हैं। अब यहाँ पर बाड़ा लगा हुआ है, तो ये लेक में पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे ना। अगर इसका रिमूवल हम कर देते हैं तो ये डॉल्फिन आसानी से इस चिल्का लेक में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही चीज़ कह रहा है यहाँ पर कि ये जो डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है वहाँ पर चिल्का लेक में, ये किसका श्रेय जाता है, इस फिश एनक्लोजर को हटाया जाने को श्रेय जाता है। बात समझ रहे हो। एट्रीब्यूटेड का मतलब श्रेय जाना। जैसे कि एट्रीब्यूट लोग करते हैं किसको, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, वो अपनी मम्मी को क्या करते हैं, एट्रीब्यूट देते हैं, श्रेय देते हैं अपने सक्सेस का। तो यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होगे। तो फिश एनक्लोजर, अब सेकंड में देखते हैं कि इसके पहले क्या दिया। फिश एनक्लोजर एक तरह से कंपाउंड नाउन है। ये किस तरीके का है आपका, यहाँ पर किस तरीके का एडजेक्टिव लगेगा, अब ज़रा देखते हैं। सेकंड नंबर में दे रखा है कि अनवारंटेड, अनवारंटेड फिश एनक्लोजर, ये बिल्कुल ही सही नहीं है।
आगे आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अब ये भी आपका सही नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में कोई खास नियम नहीं बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। ये फीस के एनक्लोजर के बारे में खास अगर रहता है वो संवैधानिक नहीं है, एक तरह से संविधान में मेंशन नहीं है उसके बारे में, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर बात अटक जाती है इलीगल और इलेजिमेट में क्या होता है। अब अगर आप इसको क्या करते हो, डिक्शनरी में सर्च करते हो, तो दोनों का मतलब होता है गैर कानूनी, है ना, दोनों का मतलब होता है गैर कानूनी। तो अब आप किसको करोगे, जो फिश एनक्लोजर था यहाँ पर रिवर के बीचों बीच में, मान लिया जाए यहाँ पर फिश एनक्लोजर लगाया गया है, ये गैर कानूनी होता है ना, तो इलीगल बोलेंगे या फिर इलेजिमेट बोलेंगे, तो इसके बीच को आपको समझना पड़ेगा, काफ़ी सूक्ष्म इसमें अंतर है, समझने की कोशिश करो। आपको हिंदी मीनिंग पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इसके सेंस के ऊपर जाना चाहिए। इलीगल का मैक्सिमम हम तब यूज करते हैं जब वो गैर कानूनी हो, मतलब अनलॉफुल हो, है ना, लॉ के खिलाफ हो। इलेजिमेट जो है इसका भी मतलब गैर कानूनी होता है, लेकिन इसका सेंस अलग होता है, इसका सेंस होता है इलॉजिकल के सेंस में, इलॉजिकल के सेंस में। आप फिर कह सकते हो ये लॉ के खिलाफ होता है, इलीगल, इलीगल जो होता है लॉ के खिलाफ होता है। इलेजिमेट जो होता है ये लॉ के खिलाफ भी होता है, इलॉजिकल भी होता है, और आपका कह सकते हो कि एक तरह से मोरालिटी, है ना, मोरल के भी खिलाफ होता है, आपका विजडम के भी खिलाफ होता है। तो विजडम और मोरल और इलॉजिकल के सेंस में अगर हम यूज़ करते हैं, मोरल के खिलाफ, विजडम के खिलाफ और लॉजिक के खिलाफ, ये तीन तरीके से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर इलीगल का यूज कभी नहीं करेंगे, वो इलेजिमेट का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ रहे हो, तो वहाँ पर इलॉजिकल नहीं था, वहाँ पर इलीगल हो सकता है ना, कानून है वहाँ पर कि भाई यहाँ पर फिश एनक्लोजर को नहीं लगाना है, मछलियों को रोकना नहीं है, और आप वहाँ पर जाकर के रोके जा रहे हो, तो वो इलीगल हो गया एक तरह से। अब जरा देखो, जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, इलॉजिकल और मोरल के खिलाफ, विजडम के खिलाफ कैसे, मान लिया जब कोई बंदा एक बीवी को भी नहीं पाल रहा और शादियां कर ले रहा है 3-4, बात समझ रहे हो, तो इसको कहेंगे इलेजिमेट, है ना। इलीगल उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तक हमारे देश में कानून ऐसा बना नहीं है कि 2 शादी नहीं कर सकते, 3 शादी नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं इलेजिमेट। बात को समझने की कोशिश करो, इलेजिटिमेट, इलेजिमेट मैं बोल रहा हूँ बार बार ना, लेकिन ये है इलेजिटिमेट, ठीक है। अब जरा देखो, इतना समझ गए कि इलॉजिकल, मोरल, विजडम ये सब के खिलाफ जो होता है ये कहलाता है आपका इलेजिटिमेट, और गैर कानूनी इसका हिंदी मीनिंग आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर यूज करते हैं हम इसके सेंस में, इन तीनों के सेंस में। इलीगल तो है सिर्फ और सिर्फ लॉ के सेंस में होता है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप टिक, इलीगल और फिर इलेजिमेट, इलेजिटिमेट आपको लगाना पड़ेगा इलीगल में टिक, तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट, क्योंकि जो वो फिश एनक्लोजर वहाँ पर लगाया गया है वो बिल्कुल ही इलीगल है। अब इतना समझ गए आप अच्छे तरीके से इस पूरे सेंटेंस को। फिर से एक बार इसका मीनिंग भी समझा देता हूँ कि चिल्का लेक में जो राइज हुआ है इरावदी डॉल्फिन, मतलब उस रिवर से आए हुए डॉल्फिन के पॉपुलेशन का जो राइज हुआ है, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, उसको किसको किया जा सकता है, श्रेय किसको दिया जा सकता है, वो दिया जा सकता है श्रेय किसको, जो इलीगल फिश एनक्लोजर था उसको हटाए जाने को हम क्या दे सकते हैं, श्रेय दे सकते हैं कि वो जो हटाया गया है इसलिए वहाँ पर इरावदी डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बात समझ गए। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर है आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड फ्री, किस चीज़ से फ्री किया गया, मतलब आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक कहने का मतलब है चिल्का लेक के हजारों हेक्टेयर को क्या किया गया है, किसी चीज़ से फ्री किया गया है, मुक्त किया गया है। किस चीज़ से मुक्त किया गया होगा, जरा देखते हैं आगे हम लोग। थर्ड नंबर में किसी चीज़ से मुक्त तो किया गया होगा ना, इसमें कौन सा सटीक बैठता है, ट्रेस पास, कॉन्फिस्केशन। अगर इसका आप मीनिंग भी जानते हो ना तो आप गड़बड़ करने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें थोड़े से मीनिंग की वजह से आप गड़बड़ कर दोगे। यहाँ देखो, ट्रेस पास का मतलब होता है अनाधिकार प्रवेश करना, मतलब किसी की ये प्रॉपर्टी है, इसमें आप बिना अधिकार का प्रवेश कर जा रहे हो, इसको कहते हैं ट्रेस पास। क्लियर। तो मान लिया जाए वहाँ पर चिल्का लेक में क्या किया गया है, ट्रेस पास, अनाधिकार प्रवेश नहीं, प्रवेश तो हर किसी को किसी लेक में मिल जाता है, लेकिन किसी को हथियाने का पावर किसी को नहीं मिलता। तो ट्रेस पास में है कि अनाधिकार प्रवेश करना, और एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण करना। अतिक्रमण करने का मतलब होता है कि सरकारी ज़मीन है, सरकारी प्लेस है, उसको आप अपने वश में कर लिए, वो अपना अधिकार समझने लग गए। बात समझ रहे हो, वो कहने लगे कि ये हमारा है, और फिर अपने अपने जैसा वो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो, तो उसको कहते हैं एनक्रोचमेंट और अधिकार। तो अगर ट्रेस पास में बात कही जाए और एनक्रोचमेंट में, तो किसको टिक लगाओगे, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो था कि किससे फ्री किया गया, उस लेक को, हजारों हेक्टेयर ज़मीन को किससे मुक्त किया गया, ट्रेस पास से, मतलब अनाधिकार प्रवेश से, और फिर ज़बरदस्ती किसी ने उसको हथियार ले रखा था उससे, तो यहाँ पर एनक्रोचमेंट होगा, है ना, अतिक्रमण से मुक्त किया गया। क्लियर। कॉन्फिस्केशन क्यों नहीं होगा, कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना, मतलब पुलिस ने आपके लैपटॉप को जब्त कर लिया, उस सेंस में
ठीक है। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप का मतलब होता है क्या, कि मान लिया जाए अड़ंगा डालना, समझ लो, अड़ंगा मतलब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसमें जाकर के आप हस्तक्षेप कर दिए, अड़ंगा डाल दिए, है ना, मतलब कबाब में हड्डी बन जाना, तो ये तो होगा नहीं, है ना। तो एनक्रोचमेंट को क्या किया, एनक्रोचमेंट से फ्री किया गया हजारों हेक्टेयर जमीन को, किसके, उस चिल्का लेक के। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या था। हाँ, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड एनक्रोचमेंट फ्री, जब क्या किया गया, फ्री किया गया एनक्रोचमेंट से, अतिक्रमण से, हजारों हेक्टेयर ज़मीन के चिल्का लेक को। फिर क्या हुआ कि इरावदी डॉल्फिन्स, मतलब वो डॉल्फिन जो इरावदी रिवर से आए हैं वहाँ पर, फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड, अनऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है अबाधित, अबाधित, अबाधित मतलब क्या, वो बिना रोक टोक करके कहीं भी घूम सकता है ना, अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। अब भाई वहाँ पर उसको कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ से अतिक्रमण को हटा दिया गया है, कोई पर्सनल व्यक्ति जा करके अपना उसको तो रोक सकता नहीं है, उसको डिस्टर्ब कर सकता नहीं है, वे सारे जितने डॉल्फिन आए हैं, है ना, तो वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया में, मतलब हजारों एकड़ का जो ज़मीन फ्री किया गया है अतिक्रमण से, वहाँ तो आसानी से फ्री होकर के घूम सकता है ना, स्वतंत्र होकर के। इतना समझ गए, कौन, इरावदी डॉल्फिन्स। तो थर्ड में क्या होगा यहाँ पर, थर्ड में होना चाहिए था एनक्रोचमेंट, होना नहीं, वही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है कि ड्यू टू कोविड-19, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर जो कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था, देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट बोट्स ऑन चिल्का लेक, मतलब बहुत कम ही क्या थे, टूरिस्ट वहाँ पर पहुँच पाए, वहाँ पर चिल्का लेक में। और बोटिंग तो करते ही हैं जितने भी टूरिस्ट आते हैं, है ना, तो टूरिस्ट कम आएंगे तो उसको कम डिस्टर्बेंस होगा, किसको, किसको कम डिस्टर्बेंस होगा, तो वहाँ की डॉल्फिन्स को। बात समझ रहे हो। अब यहाँ पर क्या था, अब यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ नंबर में ज़रा देखते हैं। यहाँ पर सेंस पकड़ करके रखना कि यहाँ पर बोला है कि लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट लोग गए और बोटिंग किए, है ना, तो वहाँ पर क्या हुआ, इसके सेंस में क्या दे रहा होगा, तो ज़रा देखते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में आपका दिया है वेयर एज मोर ओवर नेवरथलेस हाउएवर। अब देखो इसके बीच आप कैसे ये सोचोगे कि किस तरीके का सेंटेंस का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, तो मैं बहुत सूक्ष्म चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इसके बीच अंतर क्या है। वहाँ पर वेयर एज होगा क्या, मोर ओवर होगा, नेवरदलेस होगा, हाउएवर होगा। तो ध्यान देना, वेयर एज का हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, है ना, तो जबकि का इस्तेमाल, वेयर एज का इस्तेमाल हम कब करते हैं, मान लिया जाए आप एक सेंटेंस यहाँ पर बोले पॉजिटिव, है ना, जैसे कि मैं अमीर हूँ, क्या बोले आप, मैं अमीर हूँ, फिर यहाँ पर कुछ एक आगे जा कर के निगेटिव सेंटेंस बोल दिए कि मैं अमीर हूँ फिर भी मैं, जबकि मैं क्या हूँ, नाखुश हूँ, है ना, उदास रहता हूँ, और फिर मैं अशांत रहता हूँ, है ना। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस बोले और यहाँ पर आप निगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो, तो इस तरीके के दो सेंटेंस से अगर आप एक दूसरे को रिलेट कर रहे हो तो वहाँ पर वेयर एज का इस्तेमाल किया जाता है ना। नेवरदलेस का यही मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी मतलब होता है फिर भी, इसके बावजूद भी, मैं अमीर हूँ फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, है ना, तो नेवरदलेस। बात को समझ रहे हो। तो दो सेंटेंस जो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस होता है उस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वेयर एज का इस्तेमाल कर सकते हो, नेवरदलेस का इस्तेमाल कर सकते हो, हाउएवर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब भी फिर भी होता है ना, मैं अमीर हूँ फिर भी नाराज हूँ, मैं अमीर हूँ फिर भी अशांत हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये जो वेयर एज, नेवरदलेस और हाउएवर, ये तीनों वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी सेंस को पैदा करने के लिए। मतलब एक सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर आपको अगला सेंटेंस निगेटिव मिल रहा है तो वहाँ पर इन तीनों में से इस्तेमाल कर सकते हो। यूजेस में तो खैर इन तीनों में फ़र्क है, लेकिन तीनों का सेंस क्या है, निगेटिव मीनिंग देना। पहले वाला अगर निगेटिव है तो आगे अगर पॉजिटिव है तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो कॉन्ट्राडिक्टरी पैदा करने के लिए। लेकिन मोर ओवर जो है, मोर ओवर का क्या मतलब होता है, मोर ओवर का मतलब होता है, इसको क्या कहते हो, मोर ओवर को क्या कहते हैं, इसके अतिरिक्त, है ना, यही तो कहते हैं। मोर ओवर को मतलब होता है इसके अतिरिक्त, या फिर और यही नहीं इसके अलावा ये भी, है ना, इस तरीके का कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस कह रहे हो, अगला भी पॉजिटिव कह रहे हो, पिछला अगर निगेटिव है अगला भी निगेटिव है, एक ही तरह के सेंटेंस हैं, मतलब ये भी तो ये भी, है ना। तो उसको जोड़ने का जब आप काम करते हो तो वहाँ पर मोर ओवर का इस्तेमाल करते हो। देखो इसके इस्तेमाल तो बहुत तरीके से किए जाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको किस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामर में इसके और भी ज़्यादा यूजेस हैं। यहाँ पर इसका कहने का क्या मतलब है कि इन चारों में से किसका इस्तेमाल करेंगे वहाँ,
कहाँ पर देख लो एक बार फिर से, यहाँ पर फोर्थ है। अब पिछला सेंटेंस को पढ़ो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो 1000 ऑफ हेक्टेयर्स को चिल्का लेक को क्या किया गया, फ्री किया गया एनक्रोचमेंट से, है ना, फ्री किया गया अतिक्रमण से। तो अब वहाँ पर बिना रोक टोक का मूवमेंट वो कर सकते हैं, कौन, डॉल्फिन। और इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर बता रही है कि मोर ओवर, अगर यहाँ पर मोर ओवर का इस्तेमाल करते हैं तो इसी सेंटेंस से देखो रिलेट कर रहा है कि नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी पैदा तो नहीं कर रहा है ना, मतलब बोल रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सेंस निकल के आ रहा है, मतलब दोनों पॉजिटिव सेंटेंस हैं, दोनों पॉजिटिव सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है डॉल्फिन्स के लिए, कि डॉल्फिन्स तो एक तो एनक्रोचमेंट फ्री हुआ तब मूवमेंट कर सकते थे आसानी से फ्री होकर के, दूसरा कि लॉकडाउन लग गया तो कम टूरिस्ट बोट्स वहाँ पर पहुँचे तो भी वो फ्री होकर के मूवमेंट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मोर ओवर का इस्तेमाल होगा, हाउ एवर का नहीं करेंगे, नेवर द लेस का नहीं करेंगे, और वेयर एज का भी नहीं करेंगे, क्योंकि वेयर एज का करते तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव होता कि एनक्रोचमेंट से भले ही फ्री कर दिए थे लेकिन ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है बाद में, है ना, मतलब कुछ गलत हो जाता है डॉल्फिन के साथ, लोग और भी इसको परेशान करने लग जाते हैं, है ना। तो इस तरीके का चीज़ रहता तो हाउएवर, नेवरदलेस या फिर उसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते थे। क्लियर, बात समझ रहे हो, इन तीनों में चारों में क्या फ़र्क था आप समझ पा रहे हो। मतलब ये जो सेंटेंस है ये वाला, इसके पहले, इस ब्लैंक से पहले वाला जो सेंटेंस है, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, वो डॉल्फिन के लिए एक अनुकूलता पैदा कर रहा है, अनुकूल बना रहा है ना। निगेटिव दोनों में से कोई भी नहीं है, तो दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए ऐड करेंगे तो मोर ओवर का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, अभी मैं जो बताया इस कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि वेयर एज, नेवरदलेस, हाउएवर, ये सारे सेंटेंस किस चीज़ को करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी पैदा करने के लिए। मतलब पिछला सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो अगला सेंटेंस पॉजिटिव होगा, पिछला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो अगला सेंटेंस नेगेटिव होगा। इस तरीके के सेंटेंस के बारे में अगर रिलेट कर रहे होते हैं तो वो तीनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोर ओवर का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के बीच। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि जब बहुत कम टूरिस्ट बोट्स वहाँ पर पहुँचते हैं चिल्का लेक में, विच मेड इट फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर। मतलब कह रहा है कि बहुत कम टूरिस्ट लोग अगर वहाँ पहुँचते हैं और कम बोटिंग करते हैं वहाँ पर लोग, तो डॉल्फिन के लिए कैसा होता है, क्या क्रिएट करता है डॉल्फिन को। तो यहाँ पर देखते हैं 5th नंबर में क्या है, ऑप्शन में देखेंगे पहले, है ना। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है कि कैसा सिचुएशन क्रिएट होता है, कंड्यूसिव। इसका मतलब क्या होता है, कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, है ना। अनुकूल परिस्थिति कब किसी के लिए क्रिएट होगा, जब उसके रहने के लायक प्लेस हो, है ना। मतलब एनक्रोचमेंट से फ्री किया गया, कम टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, तो एक तरह से अनुकूल ही तो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है डॉल्फिन के लिए, तो कंड्यूसिव यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। हर्टफुल होगा क्या, क्यों हर्टफुल होगा भाई, कम टूरिस्ट लोग जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल होगा क्या, बिल्कुल नहीं। डिस्टर्बिंग, क्या डिस्टर्ब करेंगे, कम टूरिस्ट लोग पहुँचेंगे, जब ज़्यादा टूरिस्ट लोग पहुँचते तो उसको हर्टफुल हो सकता था और फिर डिस्टर्बिंग हो सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 2 कारणों से हम कह सकते हैं कि ये कंड्यूसिव सिचुएशन क्रिएट हुआ है। कौन 2 कारण, एक तो कि एनक्रोचमेंट फ्री कर दिया गया, दूसरा कि लॉकडाउन के होने की वजह से बहुत कम टूरिस्ट लोग वहाँ पहुँचे, इसलिए कंड्यूसिव सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल के थे, है ना। और जो 5 क्वेश्चन है मतलब इससे रिलेटेड, इसमें से 2 तो आसान थे चलो, लेकिन 3 में आपको बहुत देखा जाए तो आपके समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे तरीके से इस पैसेज को समझ पा रहे हो, है ना, और इनके मीनिंग को आप कैच कर पा रहे हो कि नहीं। डेट्रीमेंटल अगर आप समझते नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है आपके लिए, है ना। लेकिन ये सारे वर्ड जितने हैं, कंड्यूसिव है, डेट्रीमेंटल है, सारे वर्ड आपको एसपीबीसी में मिल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्री का अगर एग्जाम लिख दे रहे हो ना तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप एसपीबीसी पर डिपेंडेंट हो सकते हो। मेंस का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एसपीबीसी पर आप डिपेंडेंट हो सकते हो वोकैब दृष्टिकोण से। वोकैब उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं यार, आप सोच करके देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलट करके देखना मेंस लेवल का भी, ठीक है। लेकिन ग्रामर के लिए आपको उस बुक पर डिपेंड नहीं होना है, ये मैं आपको कहूँगा। क्लियर। तो चलिए 25 के 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए और अगला सेट बहुत ही जल्द लाऊंगा आपके बीच। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, आप लोग सपोर्ट करो, थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाओ भाई, व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा इस सीरीज़ को, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।